नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा रिया कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ करते हैं कि नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को मालूम है कि नदी में गिरने से कभी किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है, क्योंकि इस व्यक्ति की मौत कब होती है? जब उस व्यक्ति को उस नदी में तैरना नहीं आता। यदि वह व्यक्ति जो नदी में गिरा है, या मान लीजिए किसी पानी के तालाब में गिरा है या कुएं में गिरा है, और यदि उसे तैरना आता है तो वह निश्चित अपना बचाव कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब भी हम परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां देखिए, जब भी हमारे क्या हो प्रतिकूल हो यानी विपरीत हो, तो ये जो परिस्थितियां होती है, ये विपरीत परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती है। समस्या तो ये तब बनती है जब हमें उन विपरीत परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को मालूम है कि आज वर्तमान समय में हमारा संपूर्ण देश इस कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से गुजर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि केवल और केवल अति आवश्यक कार्य हेतु ही अपने घर से बाहर निकले, अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। तो आइए आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। प्यारे मित्रों, आज से हम सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे मित्रों, वो आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं मानव रोग। ठीक है, यानी हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, हमें स्वास्थ्य के लिए क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, हम सभी मानव हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, हमें रोगों से किस प्रकार बचाव करना चाहिए, रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम शुरुआत करते हैं आज की नई क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे मित्रों मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, यानी आप क्या कहोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, राइट। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा स्वास्थ्य, यानी क्या पढ़ेंगे हम, हेल्थ। हमेशा ध्यान रखना प्यारे मित्रों, जब भी हेल्थ की बात आती है तो ये जो हेल्थ हमारा स्वास्थ्य है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य का शरीर यानी मानव का शरीर सुचारू रूप से अपने कार्यों को क्या करता है, पूरा करता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ये जो स्वास्थ्य शब्द लिखा हुआ है यानी हेल्थ, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मानव यानी मनुष्य का जो शरीर है मित्रों, वो बिल्कुल सुचारू रूप से क्या करता है, अपने कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रोगग्रस्त अवस्था। ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों, कौन सी अवस्था की बात करेंगे हम अब, रोगग्रस्त। यानी जैसे ही आपने इस शब्द को देखा रोगग्रस्त को, तो इसको देखते ही आपके मन में आ जाएगा कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति क्या है, बीमार है, यानी किसी रोग से वो व्यक्ति क्या है, ग्रसित है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि जीव की शारीरिक और मानसिक संरचना, ध्यान रखना मित्रों, कोई भी व्यक्ति हो, यदि मान लीजिए वह व्यक्ति शारीरिक रोगों से ग्रसित होता है, तो हम दवाइयों के द्वारा यानी मेडिसिन के द्वारा, औषधियों के द्वारा उसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसका उपचार करना बिल्कुल न के बराबर होता है। इसलिए मैं आप सभी प्यारे मित्रों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये 2 दिन की ज़िंदगी है। आप लोग और मैं कब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, जब तक जियो आप लोग बिल्कुल मज़े से जिए, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करें। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति वृद्ध या आप समझ लीजिए दुर्बल कब होता है, जब वह
किस में होता है, एक मानसिक तनाव में होता है। तो आप लोग हमेशा कोशिश यही कीजिए कि मानसिक तनाव से हमेशा आप लोग क्या रहे, दूर रहे। देखिए हम बात करें थे रोगग्रस्त अवस्था के बारे में, ठीक है। तो देखो यदि जीव की शारीरिक और मानसिक संरचना किसी कारण से क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। आप सबको मालूम है कि अवरुद्ध का मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न होना। ध्यान से समझना प्यारे मित्रों आप लोग इस बात को। यदि जीव की शारीरिक और मानसिक संरचना किसी कारण से क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, यानी उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, वह निरंतर रूप से यानी सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसी जो अवस्था है वो क्या कहलाती है प्यारे मित्रों, रोगग्रस्त अवस्था कहलाती है। यानी जब हमारा शरीर ऐसी सिचुएशन में हो कि वह सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, एक रोगग्रस्त अवस्था का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करें कि हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त किन किन कारणों से हो सकता है। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ है आपके लिए काम की चीज़ कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर यानी एक मानव का शरीर, एक मनुष्य का शरीर किन किन कारणों की वजह से रोगग्रस्त हो सकता है। यानी हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से कारणों की वजह से बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं ये नहीं कह रहा केवल कंपटीशन एग्ज़ाम की ही बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के कोई से भी एग्ज़ाम हो, यदि आप लोग एक स्टूडेंट है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि यार हमारा शरीर है, यदि हमें अपने शरीर से संबंधित ही जानकारियाँ नहीं होगी तो फिर बताइए ज़िंदगी को जीने से हमें क्या फ़ायदा। तो समझिए आप लोग ध्यान से। अब हम बात करते हैं कि देखो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो किन किन कारणों से रोगग्रस्त हो सकती है। सबसे पहला जो कारण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा कारण है प्यारे मित्रों, संक्रमण। देखो संक्रमण का मतलब क्या होता है, यह एक दूसरे व्यक्ति के आपस में संपर्क में आने से फैलता है, यानी खांसने और छींकने से। तो आप लोग कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति बीमार कब होता है, यानी रोगग्रस्त कौन सी कंडीशन में होगा। एक तो सबसे पहली कंडीशन आई हमारे पास कौन सी, संक्रमण। इसके बाद दूसरी देखिए, एक आपके पास आता है प्यारे मित्रों जीवन यापन का गलत तरीका, व्यायाम की कमी, तीसरा आ गया। चौथा आपके पास आता है खान पान की गलत आदतें। देखो दूसरे नंबर पे आपको दिया गया है जीवन यापन का गलत तरीका। कहने का मतलब ये हो गया कोई भी व्यक्ति है, यदि वह व्यक्ति अपने जीवन का यापन गलत तरीकों से करता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से रोग से क्या हो सकता है, ग्रस्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो समय पर खाना नहीं खा रहा है, समय पर वह आराम नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज, वह मानसिक बीमारी से ग्रसित है, खुद ग्रसित हो रहा है, चिंता कर रहा है। ये ऐसे कारण है जिनकी वजह से है ना हम लोग कह सकते हैं कि जीवन यापन का जो तरीका है वो क्या होता है, गलत होता है। मान लीजिए साहब वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, कई कारण होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास व्यायाम में कमी। देखिए मित्रों, मेरा आप सभी से यही संदेश है कि हमें प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं कह रहा, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए 15 से 20 मिनट, आधा घंटा प्रतिदिन हमें हल्का व्यायाम नियमित रूप से करते रहना चाहिए। क्योंकि व्यायाम करने से जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, ये निरंतर सुचारू रूप से कार्य करती रहती है और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो तीसरा जो हमारे पास ये कारण है वो आ गया कि व्यायाम की कमी। चौथा आता है खान पान की गलत आदतें। हमेशा ध्यान रखिए, यदि हमें ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना है तो हमें निरंतर रूप से पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें कभी भी, एक तो हमेशा आप लोग ध्यान रखो, जितना ही कोशिश हो सके जंक फूड से बचने का प्रयास कीजिए। ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो रहा है और इसी की वजह से आजकल आप लोग देख पाते हैं दिन से दिन
कहीं बीमारियां बढ़ रही है। तो ये जंक फूड हमें कभी भी प्रयोग में नहीं लेना है, हमें केवल फल और सब्जियों का प्रयोग करना है, वो भी ताज़ा होनी चाहिए, ठीक है। पौष्टिक आहार का ही केवल हमारे को क्या करना है, सेवन करना है। तो देखिए चौथी जो हमारे पास कारण आता है वो है खान पान की गलत आदतें। इसके बाद हम देखिए पांचवा कारण, तो यह है आराम की कमी। यदि मान लीजिए हम निरंतर कार्य करते जा रहे हैं, हमारे शरीर में थकान हो रही है, हम लोग प्रॉपर रूप से आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। बीमारियां हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है, बाहर से कहीं नहीं आती, ये हमारी सोच है। जिस दिन ये सोच हमारी पॉजिटिव रहेगी, हम लोग गलत चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखना, आपकी 75% बीमारियां ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा कि आराम की कमी। एक आपके पास आता है मित्रों आनुवांशिक विकार। देखो विकार का मतलब भी क्या होता है, बाधा, एक प्रकार का रोग। आनुवांशिक विकार का मतलब ये होता है दोस्तों, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के माध्यम से चलता रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी किसी रोग से ग्रसित थे, उन्होंने पिताजी को जन्म दिया, तो वो रोग उनमें भी उत्पन्न हो गया, उसका शिकार पिताजी भी हो गए। पिताजी ने हमारे को जन्म दिया, तो हम भी उस रोग का क्या हो गए, शिकार हो गए। तो इस प्रकार एक क्या आता है हमारे पास में, आनुवांशिक विकार। तो ये जो आपने 6 कारण पढ़े, वो 6 ऐसे प्रमुख कारण हैं दोस्तों, जिनकी वजह से हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, रोगग्रस्त होता है। तो एक बार पुनः हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 6 कारण कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो आ गया संक्रमण, दूसरा क्या है हमारे पास, जीवन यापन करने का हमारा गलत तरीका, तीसरा हमने पढ़ा प्यारे मित्रों व्यायाम की कमी, चौथा हमारे पास आ गया खान पान की क्या होनी चाहिए, गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, कभी भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये कारण है आपका रोगग्रस्त होने का, खान पान की गलत आदतें। एक आता है आराम की कमी, एक आपके पास आ गया आनुवांशिक विकार। इसके बाद देखिए, ये तो हमने बात की किससे संबंधित, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे मित्रों रोग, डिजीज के बारे में। देखिए रोग की जब भी हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज तो देखो आप लोग क्या ध्यान में रखोगे कि हमारे शरीर में यानी हमारी बॉडी में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विकार को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। सिंपली चीज है यार, वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि रोग क्या होता है, सब जानते हैं रोग क्या होता है, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है इस प्रकार का बेसिक प्रश्न और हम लोग उसमें गलती कर देते हैं, तो इन चीज़ों पे आप लोग थोड़ी सी सावधानी रखना। रोग का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में यानी हमारी बॉडी में जब किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर निरंतर रूप से कार्य करना बंद कर देता है, यानी कोई विकार उत्पन्न होता है, तो वह जो विकार उत्पन्न होता है वह विकार ही किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों, रोग के नाम से जाना जाता है। अच्छा देखो विकार की जब भी हम बात करते हैं तो विकार की 3 कंडीशन हो सकती है प्यारे दोस्तों। एक तो आपके पास आती है सामाजिक विकार, सामाजिक भी हो सकता है, ऐसा विकार, ऐसी बाधा जो हमें अपनी समाज से मिलती है। जैसे मान लीजिए कभी कभार हम लोगों से कोई गलती हो जाती है, तो सारी समाज के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती है, तो उसके दौरान उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ता है, हमारे माइंड के ऊपर। तो एक तो आता है सामाजिक विकार, एक होता है मानसिक विकार जो हमारे दिमाग से उत्पन्न होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कभी भी आप लोग चिंता मत कीजिए, यदि किसी प्रकार की कोई गलती भी हो जाती है या जैसे मान लीजिए आपको कोई भी भला बुरा कहता है, तो उन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, उनको थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल एकांत में छोड़ दीजिए, आपका माइंड अपने आप काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास कौन सी आ गया, सामाजिक विकार, एक हमारे पास आ गया दोस्तों कौन सा, मानसिक विकार, और एक आपके पास कौन सा आता है, शारीरिक विकार। तो विकार हमारे पास 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है, सामाजिक हो सकता है वो, शारीरिक हो सकता है वो, और कैसा हो सकता है वो, मानसिक भी हो सकता है। तो 3 विकार आप लोग याद रखना, एक तो मानसिक विकार, एक आपके पास आया मित्रों शारीरिक विकार, और एक कौन सा आ गया आपके पास, सामाजिक विकार। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें रोगों के प्रकार, यानी ये जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, कौन से रोगों को कौन से वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे
कि प्रकृति और लक्षणों के आधार पर, इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग क्या ध्यान में रखोगे, लक्षण। देखो प्रकृति और लक्षणों के आधार पर प्यारे मित्रों रोग जो होते हैं, ये रोग कितने प्रकार के होते हैं बताओ, 2 प्रकार के होते हैं। हमेशा याद रखोगे आप लोग कि प्रकृति और लक्षण, इनके आधार पर रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं प्यारे मित्रों, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास देखो कौन सा आता है, जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और एक कौन सा आता है प्यारे मित्रों हमारे पास, उपार्जित रोग। तो हमेशा आप लोगों को यही चीज ध्यान में रखनी है प्यारे मित्रों कि जब भी हम रोगों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा याद रखना आप लोग कि प्रकृति और लक्षणों के आधार पर ये जो रोग है दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास कौन सा आता है बताओ, जन्मजात रोग, यानी ऐसे रोग जो हमारे जन्म के साथ हमारे शरीर में आते हैं, ठीक है। और एक क्या होते हैं, उपार्जित रोग, जो जन्म के बाद हमारे शरीर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग, और लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट देखो आगे हम बात करेंगे कि जन्मजात रोग क्या होते हैं, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे मित्रों कौन सा, उपार्जित रोग। देखो सबसे पहले हमारे पास बात आती है किसके बारे में, जन्मजात रोगों के बारे में। तो आप सब लोग जानते हो, देखो जब भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो आप सबको मालूम है कि हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, मतलब हमारे पास सामने जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब हो गया, आप सबको मालूम है 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहते हैं और 4 में से एक करेक्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को हमेशा क्या ध्यान में रखना है, एक तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका कब सुधरेगा, जब आप लोग निरंतर अभ्यास में रहोगे। हमेशा ध्यान रखना जो भी टॉपिक पढ़ो उसको पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए हर 5-7 दिन में उसका एक बार रिवाइज करने की। प्रैक्टिस सेटों का आप लोग यूज कीजिए, उनसे आपकी क्या स्पीड जो मैनेजमेंट है वो सही बनी रहती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए आप लोग। देखो जब भी प्रश्न को पढ़ो ना तो हमेशा आप लोग ध्यान दिया करो, प्रश्न के एक एक शब्द को गौर से समझा करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको प्रश्न को दिमाग से पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा गया कि जन्मजात रोग, मतलब ये जो शब्द आपके सामने आएगा जन्मजात, इस शब्द को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसे रोग जो हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही आते हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा कि जन्म के साथ होने वाले जो रोग है मित्रों वो क्या कहलाते हैं बताओ, जन्मजात रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो जन्मजात रोग होते हैं प्यारे दोस्तों, ये आनुवांशिक रोग या पोषण की कमी के कारण हो सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए यानी आपसे प्रश्न पूछे कि ये जो जन्मजात रोग होते हैं, ये जन्मजात रोग किन कारणों से हो सकते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि आनुवांशिक रोग या पोषण की कमी के कारण। तो सिंपल सा आप लोग याद रखना प्यारे मित्रों, जन्मजात रोग कौन से कारणों की वजह से हो सकते हैं, तो हमेशा याद रखना आनुवांशिक कारणों के कारण, या फिर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, पोषण की कमी के कारण, ठीक है। तो पोषण यानी हम जो भोजन करते हैं उसे हमें पर्याप्त मात्रा में करना है, और दूसरी चीज हमें हमेशा केवल संतुलित आहार का ही क्या करना है, प्रयोग करना है, ओके। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे रोगों का जो आक्रमण होता है, देखो कौन से रोगों की बात कर रहा हूं मैं प्यारे मित्रों, यहाँ पर जन्मजात रोगों की, ठीक है। तो ये जो जन्मजात रोग होते हैं, इन जन्मजात रोगों का जो आक्रमण है, ये आक्रमण हमेशा आप लोग याद रखना जो गर्भावस्था होती है, ठीक है,
उस गर्भावस्था के दौरान ही होता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है और विशेष रूप से स्त्रियों यानी महिलाओं के लिए आपको विशेष इसके बारे में ध्यान रखना है कि ऐसे रोगों का, यानी मैं कौन से रोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर बताओ, जन्मजात रोगों की। तो ये जो जन्मजात रोग होते हैं, इन जन्मजात रोगों का जो आक्रमण है वो गर्भावस्था के दौरान होता है। यानी जब कोई भी महिला गर्भवती रहती है तो उस कंडीशन में, यानी उस स्थिति में, उस अवस्था में, उन 9 महीनों के पीरियड में, ठीक है, इन रोगों का क्या रहता है, आक्रमण रहता है। उसके बाद देखिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज़ दी गई है जिसके आपको हमेशा जानकारी ध्यान में रखनी है कि यदि ऐसे रोग गर्भावस्था के प्रथम महीने में आते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें जन्मजात रोगों की, तो प्यारे मित्रों अगर ये जन्मजात रोग, ठीक है, यदि ये जन्मजात रोग गर्भावस्था के प्रथम महीने के दौरान यदि आते हैं तो इनका नाम उस कंडीशन में क्या होता है, नवजात रोग। क्लियर? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, नवजात रोग, नवजात रोग को आप लोग क्या कह सकते हैं प्यारे मित्रों, जन्मजात रोग। ध्यान रखना ये जो जन्मजात रोग है, ये जन्मजात रोग बताओ नवजात रोग कब कहलाएंगे, जब ये गर्भावस्था के कौन से महीने के दौरान आएंगे, फर्स्ट मंथ के दौरान। ठीक है, तो सिंपली आपको इस बात के बारे में जानकारी रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से कि यदि जन्मजात रोग गर्भावस्था के, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के प्रथम महीने में आते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, नवजात रोग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमने पढ़े जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग के बाद में हमारे पास बात आती है प्यारे मित्रों किसके बारे में, उपार्जित रोगों के बारे में। देखिए उपार्जित रोग क्या होते हैं, सिंपली इनको आप एक परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं कि ऐसे रोग जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जन्म के पश्चात क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, यानी हमारे जन्म के बाद ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो सिंपली चीज़ें हैं, मैंने आपको सिंपल सा बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जन्मजात रोगों की जब भी बात आएगी तो आपको पता है वो हमारे शरीर के अंदर जन्म के साथ आएंगे, और उपार्जित रोगों का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो सिंपली हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि उपार्जित रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं प्यारे मित्रों, प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि उपार्जित रोगों का कारण, यानी ये जो उपार्जित रोग है ये प्यारे मित्रों कौन कौन से कारणों की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छी बात है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का एक बार में पढ़ने से ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। बस आप लोग 1-2 बार इसका रिवाइज कर लेना समय पर। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, देखिए सुनो, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उपार्जित रोगों का कारण। देखो कि ये जो उपार्जित रोग है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जन्म के बाद प्रवेश करते हैं, ये कौन कौन से कारणों की वजह से हो सकते हैं। जिससे सबसे पहला कारण आपके पास आता है चोट लगना। यदि हमारे शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है तो हम कह सकते हैं कि उपार्जित रोग का कारण है। दूसरा आपको पता है संक्रमण होना, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से, ठीक है, खांसने या छींकने से। तीसरा आता है पोषण की कमी, यदि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पोषण यानी संतुलित आहार की कमी है तो भी आप लोग कौन से रोग से ग्रसित हो सकते हो, उपार्जित रोग से ग्रसित हो सकते हो। ठीक है, तो 3 बातें आप लोग याद रखना हमेशा कि चोट लगना, संक्रमण होना और पोषण की कमी होना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था प्यारे मित्रों रोगों का वर्गीकरण। तो हमने पढ़ा था कि प्रकृति
और जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर प्यारे मित्रों रोग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और एक हमारे पास कौन सा आता है दोस्तों, उपार्जित रोग। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो उपार्जित रोग है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उपार्जित रोगों का यदि हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो उपार्जित रोग प्यारे मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो हमारे पास प्रकार आएगा वो कौन सा होगा, संक्रामक रोग, और दूसरा जो हमारे पास आएगा वो कौन सा होगा, असंक्रामक रोग, ठीक है। देखिए संक्रामक रोग की जब हम लोग बात करेंगे, आपने क्या पढ़ा कि ये जो उपार्जित रोग है, ये उपार्जित रोग प्यारे मित्रों कितने प्रकार के होते हैं बताओ, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, और इनमें एक तो आता है आपके पास दोस्तों संक्रामक रोग और एक आपके पास कौन सा आता है प्यारे मित्रों, असंक्रामक रोग। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। आप सबको मालूम है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम 6th क्लास से कि संक्रामक रोग फैलने वाले रोग होते हैं, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से या हवा के माध्यम से क्या होते हैं, फैलते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं, या मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फैलने वाले रोग के नाम से किसे जाना जाता है, या प्रश्न में आ जाए कि फैलने वाले रोग के नाम से कौन से रोगों को जाना जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों, संक्रामक रोग। यानी संक्रामक रोग का उपनाम क्या है, फैलने वाले रोग, राइट। इसके बाद देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, सिंपल सी चीज है। अरे संक्रामक रोग अगर आप पढ़ रहे हो और उनको फैलने वाले रोग कहा जाता है तो सिंपल सी बात है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं, फैलते हैं, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक आप सभी प्यारे मित्रों को समझ में आया होगा, तो एक बार जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो देखो, अच्छा हम बात कर रहे थे कि ये जो संक्रामक रोग होते हैं, इन संक्रामक रोगों का जो कारक होता है वो क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, संक्रमण रोगाणु कहलाता है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, और या हम कह सकते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1-2 और उनमें हमारे से अक्सर गलती होती है। तो आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। संक्रामक रोगों के कारक, यानी जिन कारकों की वजह से संक्रामक रोग फैलता है, ठीक है, जिन कारकों की वजह से संक्रामक रोग फैलता है। संक्रामक रोगों के जो कारक होते हैं प्यारे मित्रों, वो कारक बताओ क्या कहलाते हैं, संक्रमण रोगाणु कहलाते हैं। तो हमेशा आप लोग याद रखना, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए संक्रमण रोगाणु किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि ये जो संक्रामक रोगों के कारक होते हैं, जिन कारकों की वजह से संक्रामक रोग फैलता है, वही कारक क्या कहलाते हैं प्यारे मित्रों, बताओ, संक्रमण रोगाणु कहलाते हैं। जैसे अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ठीक है, आपने ये चीज तो बता दी कि संक्रामक जो रोग होते हैं और इन मतलब संक्रामक रोगों के जो कारक होते हैं, इन संक्रामक रोगों के कारक को बताओ हम क्या बोलते हैं, संक्रमण रोगाणु कहते हैं। तो आप लोग हमें ये तो बताइए कि संक्रमण जो रोगाणु है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें प्यारे मित्रों। एग्जाम्पल से संबंधित प्रश्न हमारे को ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जामों में, ठीक है, कि निम्न में से किसका उदाहरण है, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो एक तो याद रखना दोस्तों, जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, एक आता है प्यारे मित्रों आपका विषाणु, वायरल यानी वायरस, एक आपका आ गया कवक, और एक आपका क्या आता है, शैवाल। ये 4 चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, संक्रामक रोगों के जो कारक होते हैं, यानी जिन कारकों की वजह से संक्रामक रोग फैलते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, संक्रमण रोगाणु कहते हैं। संक्रमण रोगाणुओं के यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक तो हमारे पास आता है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, एक हमारे पास आता है प्यारे मित्रों वायरस, वायरल आपका विषाणु, एक आता है कवक, और एक आपके पास दोस्तों ये क्या आ गया आपका शैवाल, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखो मानव में होने वाले कुछ सामान्य संक्रामक रोग। अब हम पढ़ेंगे कि एक मानव के अंदर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, आप भी मानव है, मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, मैं भी मानव हूँ, ठीक है। तो एक मानव के अंदर, राइट, कि मानव में होने वाले कुछ सामान्य यानी जनरली संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। यहाँ से आपकी मेन चीज स्टार्ट होती है कि एक मानव के शरीर के अंदर कौन कौन से प्रमुख संक्रामक रोग होते हैं, उनके फैलने का कारण क्या होता है, उनके लक्षणों का हम पता कैसे लगाएं, उनसे हम बचाव किस प्रकार से करें, क्लियर, और दूसरे लोगों को हम उनके प्रति जागरूकता किस प्रकार से प्रदान करें। ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो अब यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट चीजें हमारी यहां से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वह है प्यारे दोस्तों विषाणु जनित रोग। आप लोग एक बार इसको पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से। देखो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, कोशिश रहेगी मेरी जल्द से जल्द आपको जो भी पढ़ाया जाता है ना उन सब चीज़ों की आपको क्या उपलब्ध हो जाएगी, पीडीएफ भी साथ के साथ उपलब्ध हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास बात आती है विषाणु जनित रोग। ध्यान से समझिए आप लोग एक एक चीज़ को, हमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम बिल्कुल जीरो से पढ़े और आगे हीरो तक, राइट, यानी जीरो टू हीरो, ठीक है। चलो विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज, या आप लोग कह सकते हैं विषाणु जनित रोग। देखो क्या होते हैं, विषाणुओं के संक्रमण द्वारा होने वाले रोग। समझना प्यारे मित्रों आप लोग ध्यान से कि ऐसे रोग जो विषाणुओं के संक्रमण के द्वारा फैलते हैं। हमेशा बताओ आप लोग क्या ध्यान में रखोगे कि सर ऐसे रोग जो विषाणुओं के, विषाणु क्या होता है आपका बताओ, वायरस, ऐसे रोग जो विषाणुओं के कारण फैलते हैं, ठीक है, वो सब रोग बताओ क्या कहलाएंगे, विषाणु जनित रोग। तो विषाणुओं के संक्रमण, विषाणुओं के संक्रमण के द्वारा जो होने वाले रोग है उन सभी रोगों को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, विषाणु जनित रोग कहा जाता है, यानी आप लोग क्या कहोगे, वायरल डिजीज। देखो विषाणु क्या होते हैं बताओ, परजीवी होते हैं। पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्यारे मित्रों की परजीवी का मतलब क्या होता है। आप लोग जरा मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि ये जो परजीवी शब्द आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, इस परजीवी शब्द का मतलब क्या होता है। देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ ऐसे जीव जो अपना पोषण करने के लिए यानी अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, वो सभी जीव क्या कहलाते हैं प्यारे मित्रों, परजीवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जू जब किसी व्यक्ति के सिर पे आती है तो वह क्या करती है, अपना पालन पोषण करने के लिए उस व्यक्ति के सिर से रक्त को क्या करती है, चूसती है, ठीक है, और इस प्रकार वह अपना क्या करती है, भरण पोषण करती है, राइट। तो सिंपली आप लोग याद रखना कुछ ऐसे जीव होते हैं
जो अपना पालन पोषण करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, परजीवी कहलाते हैं। तो याद रखना प्यारे मित्रों, ये जो विषाणु की हम बात करते हैं, वायरस की, यानी आपका जो वायरल है, ये परजीवी होते हैं और बहुत से रोगों के क्या होते हैं, कारक होते हैं, राइट। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ सामान्य विषाणु जनित रोग। जैसे सबसे पहला हमारे पास कौन सा आएगा प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को और समझने का प्रयास करना। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है प्यारे मित्रों कुछ सामान्य विषाणु जनित, ठीक है, रोग, यानी ऐसे रोग जो किन से उत्पन्न होंगे, विषाणुओं से, और जिनके बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। क्लियर है? देखो चलो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब बात आती है प्यारे मित्रों कुछ सामान्य विषाणु जनित रोग, और सामान्य जो विषाणु जनित रोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्यारे दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास जो आएगा वो बताओ क्या आया, हेपेटाइटिस। सबसे पहले जो हम मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ का अध्ययन करेंगे वो क्या आएगी प्यारे मित्रों, हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस, देखो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हेपेटाइटिस निम्न में से किस प्रकार का रोग है। देखो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जामों में, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हेपेटाइटिस निम्न में से किस प्रकार का रोग है, तो आप लोग क्या बताओगे, बताओ। हेपेटाइटिस जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है, यानी इसका उत्पन्न होना, या हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस किसके माध्यम से उत्पन्न होता है प्यारे मित्रों, विषाणु के माध्यम से उत्पन्न होता है। देखिए सबसे पहले आपको इसके बारे में दिया गया है कि यह मुख्य रूप से किसमें, यकृत। देखो यकृत क्या होता है प्यारे मित्रों, लीवर। बताओ यकृत हम किसको बोलते हैं, लीवर को, राइट। तो ये जो प्यारे मित्रों आपको हेपेटाइटिस दिखाई दे रहा है, ये हेपेटाइटिस मुख्य रूप से यकृत व अन्य अंगों के, यानी यकृत के अलावा जो हमारे शरीर के अन्य अंग होते हैं उन अन्य अंगों के ऊतकों और कोशिकाओं में जब सूजन आ जाती है तो उसके कारण ये होता है। ध्यान से समझना प्यारे मित्रों आप लोग मेरी बात को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में, यानी ऐसे रोग जो प्यारे मित्रों किसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं, विषाणु के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वायरल के माध्यम से जो उत्पन्न होते हैं। उनमें सबसे पहला मोस्ट और इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन सा आया, हेपेटाइटिस। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे शरीर के कौन से अंग को ग्रसित करता है, यकृत को, और यकृत के अलावा जो हमारे शरीर के सभी अंग बच जाते हैं, उन सभी अंगों में हम कह सकते हैं उन सभी अंगों के ऊतकों और कोशिकाओं में जब सूजन आ जाती है तो उस कारण ये रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है, राइट। देखो छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको मैं, एक बात आप लोग मुझे बताइए, यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी मान लीजिए आपसे मैं प्रश्न करूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, यदि मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि मानव शरीर की यानी एक मनुष्य के शरीर की
जो सबसे छोटी इकाई होती है, या उसको कहा जा सकता है क्रियात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग हमेशा। आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम कह सकते हैं क्रियात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई, कौन सी होती है? तो प्यारे मित्रों, आपका जो आंसर आता है वो क्या होगा बताओ? कोशिका। बोलो क्या होती है? सेल। ठीक है, अब देखो एक मानव शरीर का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या आती है प्यारे मित्रों? कोशिका। ठीक है, देखो कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है दोस्तों? उत्तक। उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे मित्रों? अंग। अंग आपस में क्या मिलकर बनाते हैं दोस्तों? बिल्कुल तंत्र। और फिर तंत्रों से मिलकर क्या होता है? यानी फिर तंत्रों से मिलकर किसका निर्माण होता है? मानव शरीर का निर्माण। तो हमेशा ध्यान देना दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी क्रियात्मक इकाई, हम लोग कह सकते हैं प्यारे दोस्तों संरचनात्मक इकाई, वो कौन सी होती है? कोशिका। कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण करती है? उत्तकों का। उत्तक आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? अंगों का। फिर अंग आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण करते हैं प्यारे मित्रों? तंत्रों का। और इन तंत्रों से मिलकर क्या होता है? संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण होता है। देखिए हेपेटाइटिस का जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है या हेपेटाइटिस को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो आपके पास आता है वो हेपेटाइटिस ए, आपके पास आएगा हेपेटाइटिस बी, और एक आपके पास कौन सा आएगा? हेपेटाइटिस सी। तो हम एक बार डिटेल से हम तीनों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास आया दोस्तों हेपेटाइटिस ए। सुनना आप लोग ध्यान से, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर विषाणु जनित रोगों के बारे में, यानी ऐसे रोग जो किसके माध्यम से फैलते हैं? विषाणुओं के माध्यम से। उनमें सबसे पहले हम कौन से रोग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला आपके पास कौन सा आया? हेपेटाइटिस ए, राइट। देखो जब भी हेपेटाइटिस ए आएगा, हेपेटाइटिस ए हमेशा आप लोग एक ही चीज ध्यान रखना, क्या होता है दोस्तों? एक गंभीर यकृत रोग। यानी हेपेटाइटिस ए से हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? वो है आपका लीवर, यानी क्या आ गया दोस्तों? यकृत, राइट। देखो हेपेटाइटिस ए ये एक गंभीर यकृत रोग होता है, और ये जो हेपेटाइटिस ए विषाणु है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? HAV। समझना आप लोग ध्यान से, HAV। देखो HA का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर डबल मात्रा आएगी, आप लोग ध्यान रखना ना, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट थी यहाँ पर। तो ये आ गया दोस्तों हेपेटाइटिस, H का मतलब हो गया हेपेटाइटिस, A आपका आ ही गया, और V का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वायरल। तो याद रखना HAV का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? हेपेटाइटिस ए वायरल, यानी हम लोग कह सकते हैं हेपेटाइटिस ए विषाणु। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य लक्षण।
यानी आप लोग हमेशा ये कहते हो कि सर ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमारे से कहा कि भाई तेरी ये बीमारी हो गई। ठीक है सर, हम डॉक्टर की बात मान जाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया और हमने मान लिया कि साहब मेरी ये बीमारी हो गई। लेकिन हमें ये तो बताओ कि डॉक्टर कैसे पता लगा लेते हैं कि हम कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं। तो डॉक्टर क्या देखता है प्यारे मित्रों, आपके लक्षण। लक्षणों को देखकर ही हम किसी भी रोग का अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति कौन से रोग से क्या है, ग्रसित। देखो अब बात करो साहब, कैसे पता लगाएं कि व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से ग्रसित है। तो चलो हम देखते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं जिनके माध्यम से हमें इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसके जो मुख्य लक्षण है वो आपके पास आते हैं। एक तो बुखार आना। कोई भी व्यक्ति अगर जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस ए से ग्रसित है तो लक्षणों की अगर हम बात करेंगे तो उसके एक तो क्या आएगा, बुखार आएगा, एक अकड़ाहट रहेगी, यानी शरीर जो है वो बिल्कुल अकड़ के रहेगा, खुल के उसका शरीर नहीं रहेगा, लचीलापन उसमें नहीं रहेगा, अकड़ाहट रहेगी शरीर के अंदर। और वैसे अकड़ाहट तो व्यक्ति में गुस्सा आने पर भी होती है, तो इसलिए कहता हूँ गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। एक आगे अकड़ाहट और एक क्या रहती है दोस्तों, बेचैनी, यानी व्यक्ति का जो मन है वो घबराया हुआ रहता है, उसका दिमाग संतुलित अवस्था में नहीं रहता, उसको ये मालूम नहीं चल पाता कि हमें सही फैसला क्या लेना है। ठीक है, तो एक तो जैसे बात आ गई साहब हेपेटाइटिस ए के मुख्य लक्षणों की कि बुखार आना, अकड़ाहट होना और बेचैनी रहना। भूख भी हमारे को कम लगती है, व्यक्ति पीलिया रोग से भी ग्रसित हो जाता है। और देखो ध्यान देना कि दस्त जो है, दस्त और मिट्टी के रंग का क्या होता है, व्यक्ति का मल होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए साहब हेपेटाइटिस ए रोग से ग्रसित है तो उस व्यक्ति के जो मल का रंग होगा वो दस्त और मिट्टी के कलर के क्या होगा, समान होगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि हेपेटाइटिस ए जो रोग है, इस हेपेटाइटिस ए रोग के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा बुखार आना कि व्यक्ति को बुखार आती है, एक हमने बात की अकड़ाहट और बेचैनी रहती है। ठीक है, एक आ गया भूख में कमी, यानी व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती है, भूख में कमी रहती है, व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। और व्यक्ति के जो मल का रंग है वो कैसा हो जाता है, दस्त और मिट्टी के रंग का। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे टीकाकरण। जैसे मान के चलिए साहब कोई भी व्यक्ति है, अब सपोज कीजिए वो व्यक्ति हेपेटाइटिस ए रोग से ग्रसित है तो उसे उपचार भी चाहिए। उपचार के लिए क्या करना होगा, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। तो देखो वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास उपाय क्या है, अच्छी साफ सफाई द्वारा ही क्या है, बचाव। तो प्यारे मित्रों अभी आप सबको मालूम है कि वर्तमान समय में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे लिए कितनी घातक साबित हो रही है। इस महामारी से भी यदि हमें बचना है तो हमें हमारे खुद के शरीर की, हमारे आसपास की, हमारे परिवार की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। हमें मास्क का भी उपयोग करना है और कोशिश रखनी है कि जितनी डिस्टेंसिंग हम रख पाए। ठीक है, तो साफ सफाई का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लोग कहते हैं जहाँ साफ सफाई रहती है ना वहाँ भगवान निवास करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके भी घर में भगवान निवास करे, आपके भी मन में भगवान निवास करे, तो निश्चित रूप से आपको साफ सफाई रखनी होगी। सबसे पहला धर्म है हमारा साफ सफाई से रहना, दूसरे लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और हमेशा साफ सफाई हमें स्वयं को भी करना। देखो टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की यदि हम बात करते हैं तो सिंपल सी चीज आती है कि अच्छी साफ सफाई के द्वारा ही बचाव क्या होता है दोस्तों, संभव होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, यानी आपने कहा था हेपेटाइटिस ए विषाणु, तो उसमें आपने क्या लिखा था, HAV। अब आ जाएगा आपके पास HBV, यानी हेपेटाइटिस बी वायरल, हेपेटाइटिस बी विषाणु। राइट, ऐसे ध्यान रखना। इसी प्रकार तीसरा आएगा दोस्तों
HCV, हेपेटाइटिस सी वायरल, यानी हेपेटाइटिस सी विषाणु। तीनों नाम यही याद कर लीजिए आप लोग फटाफट, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्यारे भैया बहन से, ठीक है। सबसे पहले बताओ मैंने क्या बोला, HAV, बोलो हेपेटाइटिस ए वायरल, राइट। दूसरा आ गया HBV, हेपेटाइटिस बी वायरल, यानी आप कह सकते हैं हेपेटाइटिस बी विषाणु। तीसरा आ गया हेपेटाइटिस सी वायरल, यानी हेपेटाइटिस सी विषाणु, राइट। नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी कौन से विषाणु के द्वारा फैलता है प्यारे मित्रों? तो याद रखना हेपेटाइटिस जो बी विषाणु है, देखो हेपेटाइटिस बी, ये जो हेपेटाइटिस बी है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। विषाणु कौन सा आपका दोस्तों? HBV, राइट, यानी हेपेटाइटिस बी विषाणु, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हेपेटाइटिस बी रोग कौन से विषाणु के द्वारा फैलता है तो याद रखना हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा ये फैलता है। आगे चलो, देखो और किसके माध्यम से फैलता है? वीर्य और योनि जैसे ये जो हमारे पास क्या होते हैं, बिल्कुल ये तरल पदार्थ होते हैं, इनके द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखना, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए हमेशा। समझिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपसे पूछा हेपेटाइटिस ए हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारे पास बात आई हेपेटाइटिस बी के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि किसके माध्यम से फैलता है। तो आपने क्या कहा कि हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा ये फैलता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक तो आपका आ गया वीर्य, ठीक है, और एक आपके पास आ जाता है योनि तरल। तो ये जो हेपेटाइटिस बी रोग है, ये हेपेटाइटिस बी वीर्य और योनि जैसे ये आपके पास क्या होते हैं, बिल्कुल लिक्विड, इन लिक्विड पदार्थों के द्वारा भी ये क्या करता है, फैलता है, ठीक है। दूसरी चीज नोट हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है लार और आंसू, देखो लार जो आपके मुंह से टपकती है, आंसू जो आपकी आंखों में आते हैं। आप सब कहोगे कि सर लार और आंसू जो है ये भी लिक्विड पदार्थ है, ये भी क्या लिक्विड है, फिर इनसे क्यों नहीं फैलता? तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हेपेटाइटिस बी है ये कभी भी लार और आंसुओं के द्वारा नहीं फैलता है, ये केवल दो ही लिक्विड पदार्थों के माध्यम से फैलता है। एक तो आपका आता है वीर्य और एक का आपका क्या आता है, योनि, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं टीकाकरण, वैक्सीनेशन, कि यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है तो उसको वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखना 3 महीनों में उसे 3 डोज द्वारा क्या है, बचाव संभव है। यदि व्यक्ति इसका बचाव करना चाहिए चाहे तो उसे 3 महीनों में कितनी डोज की जरूरत पड़ेगी? 3 डोज उसको लगवानी पड़ेगी। किसके लिए? हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए। बाकी सिंपल सी चीज है, बचाव ही क्या है, उपाय। आगे देखो, तो हेपेटाइटिस से संबंधित 2 बातें हमने पढ़ी, हेपेटाइटिस ए हमने पढ़ा, हेपेटाइटिस बी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों किसके बारे में, बताओ, हेपेटाइटिस सी के बारे में। देखिए यह आ गया हमारा हेपेटाइटिस सी। चलो समझो, हेपेटाइटिस सी किसके द्वारा फैलता है? बोलो, हेपेटाइटिस सी विषाणु के द्वारा फैलता है। ये मैंने आपको पहले से ही बता दी, तीनों बातें आई यार। हेपेटाइटिस ए विषाणु के द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस सी विषाणु के माध्यम से फैलता है। आगे देखिए दोस्तों, यह रोग कौन सा रोग? हेपेटाइटिस सी, रक्तदान, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, महादान। याद रखना प्यारे मित्रों, जीवन में यदि पुण्य का काम करना है तो हमें रक्तदान भी समय के अकॉर्डिंग करते रहना चाहिए। इतना सा धर्म आप लोगों को निभाना चाहिए। रक्तदान को क्या बताया गया दोस्तों, साइंस में बताया गया महादान है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है रक्तदान करना। देखो तो ये जो हेपेटाइटिस सी रोग है प्यारे मित्रों, ये रक्तदान और रोगी व्यक्ति से संबंध रखने पर भी फैलता है। इसलिए हमेशा आप लोग ध्यान रखा करो,
कोई भी व्यक्ति यदि किसी रोग से ग्रसित होता है तो आपका पहला फर्ज यही बनता है कि आप लोग उससे जितनी दूरी बनाए रख सको आपको रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई व्यक्ति परिवार का है तो उसको छोड़ देना चाहिए, बाहर चला जाना चाहिए, नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें सावधानी रखना बहुत जरूरी होती है। देखिए नेक्स्ट चलो, टीकाकरण की बात करें तो दोस्तों इसका कोई टीका नहीं है, केवल मैंने आपसे क्या कहा, बचाव ही क्या है, उपाय। सबसे बढ़िया दुनिया का उपाय है कौन सा, बचाव। जितना बचाव करोगे उतना ही वो आपके लिए क्या होगा, उपाय साबित होगा। फिर देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, जब इसकी कोई डोज ही नहीं है, अगर इसका कोई टीका ही नहीं बना, वैक्सीन ही, तो सिंपल सी बात है इसका इलाज भी संभव नहीं है। इसके बाद देखो ये हमने सबसे पहला पढ़ा हिपेटाइटिस, इसमें हमने 3 बातें पढ़ी, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी और एक क्या आ गया हमारे पास, हिपेटाइटिस सी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अभी विगत कुछ दिनों पहले हमारे जयपुर के जल महल में भी नज़र आई थी और इसकी वजह से कई पक्षियों की मृत्यु हुई थी, बहुत घातक साबित हुआ था ये भी हमारे लिए, ब्लड फ्लू। देखो अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों ब्लड फ्लू के बारे में। देखो बर्ड फ्लू, बर्ड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बर्ड फ्लू यानी यह आपका आ गया दोस्तों, बर्ड यानी बताओ क्या होते हैं आपके, पक्षी। अच्छा एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से, जरा आप लोग कोशिश कीजिए मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने की, कि यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है बर्ड, बर्ड का मतलब क्या होता है, पक्षी। तो बताइए पक्षी वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है, वह व्यक्ति कौन थे जो पक्षियों के लिए फेमस हुए और जिन्हें पक्षी वैज्ञानिक की क्या प्रदान की गई, उपाधि प्रदान की गई। तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का है कि पक्षी वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो पक्षी वैज्ञानिक के नाम से किसको जाना जाता है, पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों डॉक्टर सलीम अली। बताओ क्या ध्यान में रखोगे आप लोग, पक्षी वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे मित्रों, डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है, पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। देखिए पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे ये, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से इनके बारे में। चलो हम बात करें बर्ड फ्लू, सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए आप लोग इसको, कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू रोग कौन से विषाणु के द्वारा फैलता है। देखो आप सबको मालूम है यार, हम बात किसकी कर रहे हैं, विषाणु जनित रोगों की बात करें तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि जिस रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो रोग कौन से विषाणु के माध्यम से फैल रहा है, ये चीज तो हमें मालूम चले यार। तो देखिए बात आती है कि बर्ड फ्लू जो रोग है वो कौन से विषाणु के द्वारा फैलता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों, इन्फ्लुएंजा। बताओ कौन से विषाणु के माध्यम से फैल रहा है दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा
विषाणु के माध्यम से ये फैल रहा है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है साहब। कौन से विषाणु के माध्यम से फैल रहा है प्यारे दोस्तों? इन्फ्लुएंजा विषाणु के माध्यम से ये फैल रहा है साहब। ठीक है, चलो एक तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बर्ड फ्लू जो रोग है वो कौन से विषाणु के माध्यम से फैलता है? तो हमेशा क्या याद में रखोगे बताओ आप लोग? इन्फ्लुएंजा विषाणु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट देखिए, यह विषाणु कौन से विषाणु की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? बिल्कुल इन्फ्लुएंजा विषाणु के बारे में बात कर रहा हूं। तो यह जो विषाणु है यानी इन्फ्लुएंजा विषाणु मुख्य रूप से किसको संक्रमित करता है प्यारे दोस्तों? पक्षियों को संक्रमित करता है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे उस टाइम और प्रश्न था कि बताइए निम्न में से कौन सा विषाणु है जो सर्वाधिक पक्षियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से। प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विषाणु है जो सर्वाधिक पक्षियों को क्या करता है प्यारे मित्रों? प्रभावित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था बताओ उस कंडीशन में? इन्फ्लुएंजा विषाणु। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो मतलब कहां पर काम करते हैं? पक्षी पालन केंद्र में। देखो, पक्षी पालन केंद्र दोस्तों उस केंद्र को कहा जाता है जिस केंद्र में पक्षियों को क्या किया जाता है? पाला जाता है। ठीक है, जैसे स्कूल विद्यालय वो संस्था होती है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है आगे के लिए। तो उसी प्रकार ऐसे केंद्र जहाँ पर पक्षियों को पाला जाता है, जिनका पालन पोषण किया जाता है हमारी इस प्रकृति के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पक्षी पालन केंद्र कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पक्षी पालन केंद्र में काम करते हैं और मान लो यदि वो किसी कारणवश अध पके भोजन का प्रयोग करते हैं, जो भोजन पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है, या मान लो वो अपका मीट, जो मीट पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है और अंडे खाते हैं, तो वो व्यक्ति भी इस रोग से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। कौन से रोग से? बर्ड फ्लू रोग से। ऐसी बात नहीं है कि बर्ड फ्लू रोग व्यक्तियों में नहीं हो सकता है। समझना आप लोग मेरी बात ध्यान से। बर्ड फ्लू जो रोग है दोस्तों, ये कौन से विषाणु के माध्यम से फैलता है? इन्फ्लुएंजा विषाणु के माध्यम से। और ये जो इन्फ्लुएंजा विषाणु है ये मुख्य रूप से दोस्तों किसको प्रभावित करता है? पक्षियों को। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताइए, जिस केंद्र में पक्षियों को पाला जाता है यानी पक्षी पालन केंद्र में जो व्यक्ति काम करते हैं, यदि मान लीजिए वो अध पका भोजन यानी पूर्ण रूप से पका हुआ भोजन नहीं हो, उसका सेवन करते हैं, और यदि अपका मीट वो खाते हैं जो पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं, अंडे वगैरह खाते हैं, तो वो व्यक्ति भी इस रोग से क्या हो जाते हैं दोस्तों? ग्रसित हो जाते हैं। आगे देखिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों लक्षण। देखिए, कोई भी रोग हो उस रोग का पता कैसे लगाएं कि व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, तो उसके लिए हमारे को लक्षणों की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू जो इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा फैलता है अधिकांश पक्षियों में, राइट। उसके लक्षण क्या है? एक आता है दोस्तों खांसी होना, यानी एक तो आपको क्या होने लगती है? खांसी होने लगती है। ठीक है, एक आता है गले में दर्द, यहाँ हमारे गले में क्या होने लग जाता है दोस्तों? दर्द होने लग जाता है। एक तो हमारे मुंह से खांसी आना प्रारंभ कर देती है, और एक यहाँ हमारे गले में क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है। दूसरी यदि हम देखें तो आंखों में भी, यानी हमारी जो आंखें हैं इन आंखों में भी दोस्तों इसका क्या होता है? संक्रमण होता है। किसका? बर्ड फ्लू का, राइट। इन्फेक्शन होता है इसका आंखों में। इसके बचाव के लिए सिंपल सी बात है, टीकाकरण किया जा सकता है, राइट। अच्छा, एक बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है दोस्तों, याद रखना, लक्षण दिखाई देने पर, यानी जब आप लोगों को ये जो अभी हमने लक्षण पढ़े कौन कौन से, जैसे एक तो हमने पढ़ा कि खांसी होना, यानी व्यक्ति को क्या होने लग जाती है? खांसी होने लग जाती है। एक व्यक्ति के यहाँ गले में क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है।
एक हमारी आंखों में इसका क्या फैल जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। तो जब व्यक्ति को ये लक्षण वगैरह मालूम चले, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, लक्षण दिखाई देने पर 12 से 24 घंटे के अंदर, मैं क्या कह रहा हूँ सुनना आप लोग ध्यान से, लक्षण दिखाई देने पर 12 से 24 घंटे के अंदर प्रति टॉक्सिन, किसकी बात करें दोस्तों, प्रति टॉक्सिन डिप्थीरिया का इंजेक्शन दिया जाता है। देखो कोई भी व्यक्ति अगर बर्ड फ्लू रोग से क्या होता है, ग्रसित होता है, ठीक है, और जब उसके लक्षणों का पता लग जाए और समय हो 12 से 24 घंटे के बीच का, तो उस कंडीशन में इलाज के लिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं मित्रों, प्रति टॉक्सिन डिप्थीरिया का क्या देते हैं दोस्तों, इंजेक्शन देते हैं। याद रखना किसका इंजेक्शन दिया जाता है प्यारे मित्रों, प्रति टॉक्सिन डिप्थीरिया का इंजेक्शन दिया जाता है, राइट। इसके बाद देखिए आज की क्लास का जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोगों को बहुत सटीक तरीके से सीखना है। तो एक बार बिल्कुल एक्टिव हो जाइए आप सभी लोग। लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का, जो आज हमने पहली साइंस की क्लास स्टार्ट की, उसका लास्ट टॉपिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे एक बड़ी वैश्विक महामारी एड्स। देखो एड्स की बात करते हैं हम दोस्तों, AIDS, AIDS क्या आ गया मित्रों आपका, एड्स, बहुत घातक बीमारी है एड्स। देखो सबसे पहली चीज आप कहोगे कि सर आपने लिखा AIDS और आपने शॉर्ट में क्या बताया, एड्स। तो हमें पहले तो ये बताइए कि AIDS की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या याद रखोगे प्यारे मित्रों आप लोग, एक्वायर्ड, देखो आपको दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है प्यारे दोस्तों। AIDS एड्स का पूरा नाम बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता रोग। बताओ किस प्रकार का रोग है दोस्तों एड्स, उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता, जो प्रतिरक्षियों को क्या करता है, हीन करता है, यानी प्रतिरक्षियां एंटीबॉडी का क्या करता है, नुकसान करता है। समझो आप लोग शब्दों से, उपार्जित आपको पता है जन्म के बाद का रोग, अरे जो भी रोग हमारे शरीर में जन्म के बाद आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता, देखो हीनता का मतलब क्या होता है, लॉस, लॉस का मतलब क्या हो गया आपका, नुकसान, हीन शब्द, राइट। तो प्रतिरक्षी आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, एंटीबॉडी। बताओ प्रतिरक्षी क्या कहलाती है दोस्तों, एंटीबॉडी कहलाती है, ठीक है। तो उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता रोग किसको कहा जाता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह HIV के द्वारा फैलता है, वायरस एक। सुनो आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो एड्स रोग है ये किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, HIV के द्वारा। HIV एक वायरस है, क्या है,
HIV का पूरा नाम क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखो चलो बताओ, देखना एक बार। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि हम बात करें साहब किसकी, आप लोग कहोगे सर हम बात करें HIV की, राइट। किसके द्वारा फैलता है ये, HIV के द्वारा फैलता है। चलो आप लोग मुझे बताओ, HIV, तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। HIV का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है, मानव प्रतिरक्षीहीनता विषाणु। मैंने आपसे कहा था ना, वी क्या है आपका, वायरस यानी विषाणु है। चलो वी आ गया दोस्तों वायरस, मानव आपका क्या आ गया, ह्यूमन। ये होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। बताओ क्या होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो हमेशा याद रखना है प्यारे मित्रों, जब भी हम बात करेंगे एड्स की यानी AIDS, तो एड्स का जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा प्यारे मित्रों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। उसके बाद देखो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आ गया आपका, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता रोग। बोलो क्या बोलोगे, उपार्जित प्रतिरक्षीहीनता रोग। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, HIV के द्वारा फैलता है। HIV आपका क्या होता है, मानव प्रतिरक्षीहीनता विषाणु यानी इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है। तो HIV होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। इसके बाद देखो, मानव का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। आप लोग ध्यान देना प्यारे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस एड्स रोग से ग्रसित होता है तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान देना, एक मानव का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, ये मानव का प्रतिरक्षी तंत्र सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों, इसकी चपेट में आता है। मानव का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो कब कमजोर होता है, कब रोग से ग्रसित होता है, जब व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो दोस्तों, एड्स से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, दो बातें और आपको दी गई है कि ये जो प्यारे मित्रों HIV है ना, ये क्या है, एक लैंटी विषाणु है। वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन कि मान लो आपसे पूछ ले कि HIV किस टाइप का विषाणु होता है। तो हमेशा याद रखना HIV की जब भी अब बात आएगी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यही है आपका HIV। तो जब भी HIV की बात आएगी तो ये जो HIV है वो किस टाइप का विषाणु होता है दोस्तों, लैंटी विषाणु। बोलो कैसा आया, लैंटी विषाणु, ठीक है। इसके बाद देखो, एक आता है कि एड्स को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, देखो एड्स के बारे में सबसे पहले रोग नियंत्रण व बचाव केंद्र ने, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं यहां पर, रोग, क्या समस्या आती है यार इसमें, रोग नियंत्रण व बचाव केंद्र, ठीक है। तो रोग नियंत्रण व बचाव केंद्र ने सबसे पहले बताओ कब पहचाना था, 1981 यानी 1981 के अंदर पहचाना था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए एड्स की सबसे पहले पहचान कब हुई, आपका आंसर क्या होगा, 1981 यानी 1981 में। और बताइए इसकी पहचान सबसे पहले किसने की थी, तो वो आती है दोस्तों रोग नियंत्रण व बचाव केंद्र ने, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ तक हम लोगों ने आराम से पढ़ लिया। लास्ट एंड फाइनल कुछ बातें और बची है एड्स से संबंधित। देखो फटाफट जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ढिलाई नहीं बरतनी है आपको किसी भी प्रकार से। जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलिए अपने दोस्तों से। चलो अब बात आती है दोस्तों हमारे पास कि यह
रेट्रो विषाणु कुल का क्या है सदस्य? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी क्या, हालांकि मुझे याद नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया था कि एड्स जो है, ठीक है, कौन से कुल का सदस्य है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो एड्स है ये रेट्रो विषाणु कुल का क्या है सदस्य। किसकी बात करें हम दोस्तों? रेट्रो कुल। बताओ क्या लिखा मैंने? रेट्रो कुल विषाणु का क्या है दोस्तों? ये सदस्य है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एड्स की बात आती है तो आपसे पूछा जाएगा कि एड्स जो है दोस्तों ये कौन से कुल का सदस्य है, तो याद रखना रेट्रो कुल, ठीक है। रेट्रो विषाणु कुल का क्या है दोस्तों? ये सदस्य। रेट्रो विषाणु कुल का क्या है बताओ? ये सदस्य है, ठीक है। कौन से कुल का सदस्य है? रेट्रो विषाणु कुल का क्या है सदस्य? कौन? एड्स। इसके बाद देखिए मेन और इंपॉर्टेंट चीज, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए एड्स के संक्रमण के लक्षण। देखो मान लो कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, तो हम इस चीज की पहचान तो करें कि आखिरकार इसका पता कैसे लगाए कि इस व्यक्ति को एड्स है। तो उसके लिए हम कौन कौन से लक्षणों की बात करेंगे। देखो एड्स के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। एक तो आता है दोस्तों वजन में कमी, यानी जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाता है उस व्यक्ति के शरीर में दोस्तों क्या हो जाती है, यानी वजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पहला तो यह आ गया। दूसरा आता है दोस्तों सांस लेने में परेशानी, यानी व्यक्ति जब सांस लेता है तो उस कंडीशन के दौरान भी उसको क्या होती है, परेशानी होती है। रात के समय में मूत्र विसर्जन और क्या होता है, पसीना आता है, यानी व्यक्ति को बार बार रात्रि के समय में मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ता है और रात्रिकालीन समय में उस व्यक्ति को क्या आता है, अधिक पसीना आता है। खांसी और सिर दर्द, व्यक्ति को खांसी भी होती है और उसका सिर भी दर्द करने लगता है। एक आता है उस व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, यानी आंखों में भी इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यदि हम त्वचा की बात करें तो हमारी त्वचा पर क्या होने लगते हैं दोस्तों, लाल पीले कलर के धब्बे यानी चकत्ते होने लगते हैं और एक व्यक्ति को ठंड लगने लगती है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, हमने किसकी बात की यहाँ पर? एड्स के संक्रमण के लक्षण की, यानी एड्स का जो संक्रमण है, इस एड्स के संक्रमण के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, ये आप सबको एनी टाइम याद रहने चाहिए। सबसे पहले लक्षण की हमने बात की वजन में कमी, यानी व्यक्ति के शरीर में यानी बॉडी में वजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सांस लेने में व्यक्ति को परेशानी होती है, व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसके दौरान उसको दिक्कत महसूस होती है। रात्रि के समय में व्यक्ति को मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ता है और अधिक पसीना भी आता है, ठीक है। खांसी होती है व्यक्ति को और सिर दर्द होने लग जाता है। ये सब किसके लक्षण है? एड्स के। रात व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, व्यक्ति की जो बॉडी है यानी व्यक्ति की जो त्वचा है, स्किन, उसके ऊपर क्या होने लग जाते हैं, चकत्ते होने लग जाते हैं और व्यक्ति को ठंड लगने लगती है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़े कि एड्स के संक्रमण के लक्षण। अब हम जानेंगे कि एड्स के संक्रमण का कारण, यानी हमें पढ़ना है कि एड्स का जो संक्रमण है दोस्तों ये कौन से कारणों की वजह से होता है, यानी व्यक्ति एड्स की चपेट में कब आता है। ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहली चीज आती है आपके पास रक्त आदान के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति को गलत रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसके दौरान भी ध्यान रखना व्यक्ति क्या हो सकता है, एड्स से ग्रसित हो सकता है। इसलिए रक्त चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप की क्या की जाती है, जांच की जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, एक रह गया ऊपर। देखो हम पढ़ रहे एड्स के संक्रमण का कारण, यानी एड्स का जो संक्रमण है वो किन किन कारणों से हो सकता है, यानी व्यक्ति एड्स की चपेट में कब आ सकता है। एक तो देखो मुख्य कारण ये होता है इसका
3 माध्यम हो गए व्यक्ति के पास संभोग करने के लिए, मुख, योनि और गुदा। जब कोई भी स्त्री पुरुष यानी मेल और फीमेल, ठीक है, मुख, योनि और गुदा के माध्यम से जब वो संभोग करते हैं तो उसके दौरान भी उनको किसकी शिकायत हो सकती है? एड्स की शिकायत हो सकती है, और होती है इनके माध्यम से। एक आता रक्त आदान के द्वारा, यानी जब हम रक्त दान करते हैं, महादान का कार्य करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार लोग बिना ब्लड ग्रुप की जांच किए सीधा रक्त चढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमेशा रक्तदान करने से पहले या किसी भी व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से पहले उसके ब्लड ग्रुप की क्या की जाती है? जांच की जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है किसी रोग से ग्रसित हो गया, तो डॉक्टर क्या करेंगे? उसको उपचार करने के लिए इंजेक्शन देंगे। अब यदि उस यूज ली हुई इंजेक्शन का आपने उपयोग कर लिया तो उसकी वजह से भी आप किसके मतलब आपको किस चीज़ की शिकायत हो सकती है? एड्स की शिकायत हो सकती है। तो याद रखना, रोगी व्यक्ति की इस्तेमाल की गई सिरिंज के द्वारा भी एड्स का क्या होता है? कारण होता है। माँ से बच्चे में रुधिर के द्वारा और स्तनपान के द्वारा भी किससे ग्रसित हो सकता है बच्चा? एड्स से। तो ये कुछ प्रमुख कारण है दोस्तों एड्स के संक्रमण के कारण, जिनमें सबसे पहला हमारे पास आया मुख, योनि व गुदा के संभोग द्वारा। दूसरा जो हमने पढ़ा वो बात की रक्त आदान के द्वारा। तीसरा हमारे पास आया रोगी व्यक्ति की इस्तेमाल की गई सिरिंज के द्वारा, सुई के द्वारा। और लास्ट एंड फाइनल हमारे पास आया माँ से बच्चे में, एक माँ से उसके बच्चे में रुधिर के द्वारा और स्तनपान के द्वारा भी एड्स फैल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब देखिए, यदि आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, तो एड्स से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो एड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाता है? यानी कोई व्यक्ति अगर एड्स से ग्रसित है तो वो उसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाएगा? तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आपके पास आता है RIP, रेप। देखो RIP का मतलब क्या होता है? रेडियो प्रतिरक्षी संघनन आमापन। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है दोस्तों? एड्स के लिए। कौन सा टेस्ट? RIP। इसको आप लोग क्या बोलोगे? रेडियो प्रतिरक्षी संघनन आमापन। एक होता है ELIA, एक ये टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम प्रतिरक्षा आमापन। देखो एंजाइम जो प्रतिरक्षा आमापन होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ELIA का मतलब क्या हो गया प्यारे मित्रों? एंजाइम प्रतिरक्षा आमापन। एक आ गया रेडियो प्रतिरक्षी संघनन आमापन, जिसको हम क्या बोलते हैं? RIP। एक आता है आपके पास PCR। ठीक है, PCR देखो कौन सा आ गया? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। बताओ मैंने क्या लिखी पहले दोस्तों? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ? PCR। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आता है वेस्टर्न ब्लॉट। एक कौन सा आएगा दोस्तों? याद रखना, वेस्टर्न ब्लॉट। लास्ट चीज और बची आपके पास। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो गया तो उस व्यक्ति को उपचार के लिए क्या करना चाहिए? लोगों में इस बचाव के लिए देखो, हमेशा लोगों में एड्स के बचाव के प्रति जागरूकता जगाकर हमेशा आपका यही फर्ज बनेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए एड्स से ग्रसित है तो आपका फर्ज ये बनता है कि अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी करें कि ये हमारे लिए कितना घातक होता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए कोई भी आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है एड्स के लिए। एड्स से अगर आपको छुटकारा पाना है
यानी आपको अगर बच के रहना है तो ध्यान रखना केवल बचाव ही क्या है इसका दोस्तों उपाय है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्या मेरी भी 2 दिनों से सेहत जो है वो ख़राब चल रही है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया। बाकी अब मेरी कोशिश रहेगी मैं रेगुलर आपकी कक्षाएं लेता रहूं। और यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करा के ज़रूर पूछिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं देखकर उसका सॉल्यूशन करूँगा ज़रूर आपसे, ये मेरा वादा है। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।